ततुक नी लगा उदेख घुनन मुनई निटेक, ततुक नी लगा उदेख घुनन मुनई निटेक, जैता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में हो, जैता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में, जदिन कठुली रात ब्याली पौ फटला को कड़ालो, जदिन कठुली रात ब्याली पौ फटला को कड़ालो, जैता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में। कुमाऊं के जनकवि गिरदा लिखते हैं, इतना उदास मत हो, अपने माथे को अपने जानों में मत रख, एक दिन तो आएगा जिस दिन ये काली रात बीत जाएगी और पौ फटेगी, एक दिन तो आएगा, जरूर आएगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात। कोविड की दूसरी वेव के दौरान शुरू हुआ लल्लन टॉप का नया शो। उम्मीद की बात को बेशक बड़े पवित्र उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है, फिर भी हम रोज दुआ करते हैं कि ये शो अपने इस अवतार में जल्द से जल्द खत्म हो और हम गणेश विसर्जन सा उत्सव मनाएं। लेकिन जब तक ये चल रहा है तब तक आइए हमेशा की तरह बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों की, कुछ ऐसी संस्थाओं की जो पौ फटने के इंतजार करने के साथ साथ इस काली रात में छोटे छोटे दिए और जुगनू का किरदार निभा रहे हैं। उम्मीद की बात में पहली खबर टीवी टुडे नेटवर्क के संवाददाता पंकज खेल करके जारी। पुणे के कोथरूड इलाके में स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में यूनाइटेड गैस एजेंसी से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी, लेकिन ऐन मौके पर एजेंसी ने सप्लाई में देरी होने की बात कह दी। अब कृष्णा हॉस्पिटल के पास 22 लोगों की जान बचाने के वास्ते 1 घंटे की ऑक्सीजन उपलब्ध थी। नासिक से लेकर दिल्ली तक की जो बुरी खबरें थीं वो दोहराव का डर पसार रही थी। ऐसे में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत कोथरूड पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पुलिस निरीक्षक श्याम कुमार डांगे से संपर्क किया। पुलिस हरकत में आई। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस इलाके के अन्य अस्पतालों से मदद मांगी गई और कुछ ही समय में पास के जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर कृष्णा अस्पताल पहुंच गए। पर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि चाहिए थे ड्यूरा ऑक्सीजन जो 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन की चिंता खत्म कर देते, क्योंकि जंबो ऑक्सीजन में सिर्फ 46.7 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन होती है, जबकि ड्यूरा की कैपेसिटी 180 से 265 लीटर की होती है। खैर, पुणे महानगर पालिका के आयुक्त विक्रम कुमार और अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल ने फिर ड्यूरा सिलेंडर का भी इंतजाम किया, लेकिन इसे पिक करने के लिए क्रेन की जरूरत थी। कोथरूड पुलिस फिर से लाइफ सेवर बनी और अर्जेंसी में हैवी ड्यूटी क्रेन का इंतजाम करने पहुंचे और ड्यूरा सिलेंडर को अस्पताल में पहुंचा दिया। तो आपने देखा किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट के जरिए 22 जिंदगियों को बचाया गया। यही है उम्मीद कि मिलकर अपने हौसले के दम पर मुसीबतों से पार पाएंगे। दूसरी उम्मीद की बात हमें मिली टीवी टुडे के संवाददाता पटना के रोहित कुमार सिंह, उनके जरिए। यहाँ के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन देने की शुरुआत की है। इस न्यास के सचिव हैं आचार्य किशोर कुणाल, पहले आईपीएस अफसर थे। इनकी पहल पर मंदिर की तरफ से ऐसे लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन दी जा रही है जिनके परिवार के लोग संक्रमित हैं और जिनका इलाज घर पर चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से रोजाना तकरीबन 50 से 60 छोटे सिलेंडर भरे जा रहे हैं। अगर आप पटना में हैं और महावीर मंदिर से मुफ्त में ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी। ये सर का ख्याल आया था आचार्य कुणाल किशोर जी ने, वही बोले कि इसको हम लोग शुरू करेंगे और फ्री में बांटेंगे। ये दिक्कत देखते हो पेशेंट का, होम आइसोलेशन में जो रहते हैं उसके लिए तो काफ़ी दिक्कत उन लोग को आ रहा था सिलेंडर रिफिलिंग करने में। तो एक दिन में लगभग हमको लगता है कल हम लोग ने 54 सिलेंडर रिफिल किया था, छोटा वाला, 7 बजे से लेके रात 10:30 तक। आज अभी तक 12 से 15 हो गया है। तीसरी उम्मीद की बात कश्मीर से। कोविड की दूसरी वेव ने यहाँ का भी जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस केंद्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन लगाया है और इसके चलते कई परिवारों को भोजन और दूसरी जरूरी वस्तुएं जुटाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काम धंधे ठप पड़ने से वित्तीय स्थिति पर भी बुरा असर हो रहा है। ऐसे में कुछ स्थानीय युवाओं ने श्रीनगर में एक एनजीओ शुरू किया ताकि जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए वो उन लोगों से दान जुटा सकें जो इस पहल का समर्थन करना चाहें। ये युवा दान में मिले पैसे से चावल, तेल, चीनी, नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर जरूरतमंद परिवारों के लिए एक पैकेज तैयार करते हैं और इसमें 1 सप्ताह का राशन भर के इन युवाओं की टीम फिर इनको कॉल करती है जरूरतमंद परिवारों को और पहुंचाती है एक बार तस्दीक करके।
कई बार महिलाओं को कुछ ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है जिसकी चर्चा वो पुरुषों के साथ नहीं करती हैं, मसलन सैनिटरी नैपकिन। ऐसे में महिलाओं की कॉल उठाने के लिए इनकी टीम में एक लड़की भी है। ये लोग हर ज़रूरतमंद कॉलर की पहचान को गुप्त रखते हैं ताकि मदद मांगने वाले समाज के बीच शर्मिंदगी महसूस ना करें। चौथी उम्मीद की बात बालाघाट से पत्रकार अतुल वैद्य के हवाले से। बालाघाट एक नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाका है। पिछड़ा होने के चलते स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस मनमानी वसूली कर रही थी। ऐसे में यहाँ के एक युवा व्यवसायी बंटी जैन ने अपनी 5 लग्जरी गाड़ियों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। बंटी के साथ उनके दोस्त मनोज और मनीष जुड़े। इन्होंने गरीबों को निःशुल्क दी एम्बुलेंस की सेवा और सक्षम लोगों से सिर्फ डीजल का खर्च लिया। इसके अलावा शहर के सक्षम लोग भी इनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है ये, यहाँ पे एम्बुलेंस और ये सब की बहुत समस्या है और जो मरीज़ यहाँ से रिफ़र किए जा रहे हैं या किसी को इलाज के लिए बाहर जाना है तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है और मिल भी रही है तो उसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं जो यहाँ के ग्रामीण और गरीब स्थिति के लोग उसको वहन नहीं कर पाते। तो उसको देखते हुए कुछ गाड़ियों को ऑक्सीजन एम्बुलेंस में हम लोगों ने कन्वर्ट किए ताकि उन गरीब लोगों को निःशुल्क सेवाएं दी जाए विद ऑक्सीजन। पांचवी उम्मीद की बात भी अतुल वैद्य के हवाले से। शादी ब्याह के दौरान बाजा बजाने का काम करने वाले अर्जुन बालाघाट के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहते हैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ। जब अर्जुन का जनता कर्फ्यू के चलते रोजगार छिन गया तो उनकी पत्नी घरों में झाड़ू पोछा करने का काम मांगने बाहर निकली, पर कोई काम नहीं मिला। थक हार कर अर्जुन चौराहे पर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के पास पहुंचे, विनती करने लगे कि जहर खाने का ही पैसा दे दो। पुलिस ने तब अर्जुन को समझा बुझाकर घर वापस भेजा, लेकिन उसके बाद जो किया उसके चलते ये स्टोरी हमारी उम्मीद की बात में जगह बना गई। चौराहे पर ये सब घटने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस अर्जुन के घर पहुंची। साथ में था अर्जुन और उनके परिवार के लिए 2 महीने का राशन। इसकी व्यवस्था पुलिसकर्मियों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके की और जाते जाते पुलिस ने अर्जुन को इस बात की हिम्मत भी दी कि कोई और साथ ना दे पर हम पुलिस वाले आपके साथ के लिए तैयार हैं। सर अच्छे लोग हैं, हम तो ये कहना चाहते कि अच्छे लोग हैं सर, हम यही कहते सर और कुछ नहीं कहते। हमारी जो सहायता की छोटी छोटी बच्ची हैं सर, कोई कदम नहीं था हमारे पास, हमने ये कदम उठा लिए तो हमने अच्छा किया। आज हमारे बाल बच्चे घर में खा रहे हैं सर, रह रहे हैं। पत्नी भी काम करती थी सर, अब वो भी घर में बैठी है तो हमने ये कदम उठा लिया। ठीक, अब तो नहीं उठाओगे ऐसा कदम? नहीं सर, नहीं उठाएंगे सर। उम्मीद की बात के इस 6वें सेक्शन में हम कुछ ऐसी खबरों का जिक्र करेंगे जो सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंची। पहली खबर आई एक ट्वीट के जरिए। सोनिया सिंह के ट्वीट के मुताबिक उनके दोस्त निहार मेहता और उनके कुछ और साथी एक साइकिल गैंग बनाकर पूरी मुंबई में कमजोर और बुजुर्गों को आवश्यक वस्तुएं और दवाइयां उपलब्ध करवाने के वास्ते रिलीफ राइडर्स कैंपेन चला रहे हैं। अगर आप इनसे सहायता लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिख रहे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा ट्वीट है टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी का। इसके मुताबिक टेक महिंद्रा के नोएडा ऑफिस के कैफेटेरिया को 40 बिस्तरों वाली कोविड फैसिलिटी में तब्दील कर दिया गया है। हमें इस ट्वीट के इतर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस फैसिलिटी के निर्माण के वास्ते टेक महिंद्रा ने फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ हाथ मिलाया। ये फैसिलिटी 24 अप्रैल से ऑपरेशनल है। होने को तो यहाँ पर गंभीर रोगियों के इलाज की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस मुहिम की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वीडियो के शूट होते वक्त फैसिलिटी के 40 में से 35 बेड भर चुके थे। इस कड़ी में तीसरा ट्वीट है पूजा मेहता का। पूजा जी और वियोन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करती हैं। उन्होंने 2 तस्वीरें ट्वीट की। ये तस्वीरें कोलकाता के सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की हैं। यहाँ पर एक 75 साल की महिला कोविड से जंग जीतने के बाद डिस्चार्ज होने के दौरान अपना इलाज कर रहे डॉक्टर से गले लगकर भावुक हो गई। ट्वीट की गई उम्मीद की एक जोड़ी तस्वीरें किसी को भी द्रवित करने का मादा रखती हैं। चौथी है एक इंस्टाग्राम पोस्ट रॉकस्टार और हिंदी मीडियम फेम एक्ट्रेस संजना सांघी की। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से हेयर टू हेयर नाम का एक कैंपेन लॉन्च करने की सूचना दी। ये कैंपेन लोगों को मनोवैज्ञानिकों के फ्री सेशन से जुड़ने का मौका देगा। साथ ही इस कैंपेन के जरिए लोग ऑनलाइन परामर्श मंच से भी फ्री में जुड़ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि कोविड सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी रोगियों और उनके परिवार वालों को तोड़ रहा है। ऐसे में संजना की ये पहल यूनिक है और स्वागत के योग्य भी। आज के शो की अंतिम उम्मीद की बात हमें मिली है छत्तीसगढ़ के भिलाई से। यहाँ पर निरीक्षण पर निकले थे विधायक जी देवेंद्र यादव। नॉन कोविड हॉस्पिटल में एक युवती उनके पास आई, बोलने लगी कि मैं अपनी माँ को दूसरे अस्पताल ले जा रही थी, दूसरे शहर। वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है, प्लीज़ हमारी मदद करिए। विधायक देवेंद्र यादव ने तुरंत वार्ड बॉय से नया सिलेंडर निकालने को कहा।
बाहर खड़ी गाड़ी में आराम कर रहे मरीज को इस सिलेंडर को लगवाने में हेल्प भी की। मरीज को रायपुर ले जा रहे थे, लेकिन हालत खराब थी, तो देवेंद्र यादव ने परिजनों को समझाया और पास के ही मेडिकल कॉलेज में उन्हें एडमिट करवाने की बात कही और खुद अपनी गाड़ी से इसको पायलट करते हुए वो सीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और अस्पताल में दाखिला करवाया। कुछ देर बाद जो महिला थी, मरीज थी, वो स्टेबल भी हो गई। इस खबर को बताने की वजह क्या है? अलग अलग जनप्रतिनिधि अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ युवा विधायक ने एक ये मैसेज दिया है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो हमेशा फ़ोन पर दूसरों को बताते ही न रहें। अगर उनके सामने कोई क्राइसिस की सिचुएशन है तो तुरंत आगे बढ़कर एक्ट करें। याद रखें, आपके सामने आया हर एक मरीज़ किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का पिता है। और आपको हमारे बुज़ुर्गों की कही वो कहावत तो याद होगी कि यदि आपने एक व्यक्ति को बचाया अपनी उम्मीदों के ज़रिए, अपनी कोशिशों के ज़रिए, तो आपने पूरी मानवता को बताया। तो हम तमाम युवाओं से ये उम्मीद करते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब ज़्यादातर लगभग सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो अपने सार्वजनिक आचरण से हमें निराश करते हैं, रैलियां देख लीजिए, उनके बयानों और कृत्यों के बीच का फ़र्क देख लीजिए, तो हमें जब भी नेता वर्ग के बीच भी इस तरह के लोग दिखें तो वो उम्मीद की बात का हिस्सा बन जाते हैं। उम्मीद की बात अपने आखिरी पड़ाव में, आखिरी में हम आपको संदेश सुनवाते हैं, उम्मीद का संदेश। आज इस सेक्शन में हम आपको कपिल सैनी को सुनवाएंगे। कपिल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अपने दो दोस्तों कैलाश और दिनेश के साथ मिलकर उन्होंने एक वेबसाइट डिजाइन की, इजी टू आस्क। ये वेबसाइट कोविड रोगियों और उनके परिवार वालों की कैसे मदद कर रही है, आप इसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ये आप कपिल को सुनकर जानेंगे। हाय, मेरा नाम कपिल है। मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया है, एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है easy2ask.org। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कोविड से रिलेटेड सारे रिसोर्स एक सेंट्रलाइज लोकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ऑक्सीजन, मेडिसिन एंड प्लाज्मा, आप सबकी डिटेल्स एक लोकेशन से मिल जाती है। ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता हो, आपके पास कोई लीड हो, तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस माध्यम से शेयर कर सकते हो। और जाते जाते ये वीडियो देखिए। भटिंडा के एक हॉस्पिटल के आईसीयू का वीडियो बताया जा रहा है। इसमें मरीजों को अटेंड करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पंजाबी गाना लगाकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले गुजरात से भी इसी तरह का वीडियो हमने देखा था। ये मरीज भी बेड पर बैठे बैठे या लेटे लेटे ही अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, मानो कोरोना को मुंह चढ़ा रहे हों। यहाँ पर आप मुझे माफ़ करें अगर वो मैं जोक दोहरा दूँ कि पंजाबी कौम ऐसी है कि वो जनरेटर की आवाज़ पर भी डांस कर सकते हैं। ये दरअसल उनकी जिंदा दिली की साखी है, इस तरह की कहावतें, और यही जिंदा दिली है जो हमें इस मुश्किल वक्त में बचा कर रखेगी। याद करिए वो कविता, अभी हूँ तिरस्कृत वंचित अर्थहीन, अभी हूँ अरण्य में झूमता बांस स्वर विहीन, अभी हूँ ठूंठ कुबड़ा पलाश पत्रहीन, जागूंगा पहुंचूंगा कल शिखरों के निकट, भरूंगा स्वर दुखित अरण्य के, बिखेरूंगा रंग प्रखर दमित सुप्त तपते भूखंड के। उम्मीद की बात जारी रहेगी। आप उम्मीद का दामन थामे रहिए, किसी के लिए उम्मीद जरूर बनिए।